सुप्रभात बच्चों। हम हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के अंतर्गत इससे पहले वाली वीडियो में हिंदी कहानी का उद्भव, प्रथम हिंदी कहानी और उसके दो युगों के बारे में, प्रेमचंद पूर्व हिंदी युग और प्रेमचंद युग, दो हिंदी कहानी के दो युगों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। और आज हमारा तीसरा हिंदी कहानी का तीसरा युग जो कहलाता है प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सन 1936 से 1950 तक का समय हिंदी कथा जगत में प्रेमचंदोत्तर कहानी काल के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंदोत्तर का मतलब है प्रेमचंद, जिनकी समय सीमा 1916 से 1936, क्योंकि प्रेमचंद जी का निधन 1936 ईस्वी में हुआ था, तो जिसकी समय सीमा 1916 से 1936 रही है हिंदी कहानी का युग। उसके बाद 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक के युग को प्रेमचंदोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंदोत्तर कहानी किसी एक दशा की ओर अग्रसर नहीं हुई, यानी इस कहानी लेखन में अनेक परिवर्तन हुए। प्रेमचंदोत्तर युग में कहानी लेखन में अनेक परिवर्तन हुए। यह किसी एक दिशा को लेकर नहीं चली, अपितु विविध दिशाओं में इसका विकास हुआ। अनेक कला, अनेक दिशाओं में, अनेक समस्याओं से लेकर अनेक दृष्टिकोणों से, अनेक शैलियों का इसमें प्रयोग किया गया। कहानी इस काल की केंद्रीय विधा रही, यानी प्रेमचंदोत्तर युग की 1936 से 1950 तक कहानी जो है इस काल की एक केंद्रीय विधा रही। अतः उसने जीवन और जगत के विविध पक्षों को अपनी परिधि में समेटने का प्रयास किया। कहानी ने जीवन और जगत, मनुष्य के जीवन और जगत यानी संपूर्ण संसार के विविध पक्षों, हर दृष्टिकोण से, चाहे वो राजनीतिक है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, हर समय का अपनी परिधि में, अपने आगोश में, अपने आवेश में समेटने का प्रयास किया। इस काल में एक और तो प्रगतिवादी विचारधारा से अनुप्राणित कहानियाँ लिखी गई और दूसरी ओर प्रयोगवादी, मनोविश्लेषणात्मक अनेक प्रकार की कहानियों का लेखन हुआ। इस युग में मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी गई और दूसरी तरफ सामाजिक कहानियाँ भी लिखी गई। तो प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं यशपाल, अमृत राय, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर व चंद्रगुप्त विद्यालंकार। सबसे पहले प्रेमचंद युग के अधिकांश कहानीकार मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थे। प्रेमचंद युगीन जो अधिकतर कहानीकार थे प्रेमचंद युग के बाद के प्रेमचंदोत्तर युगीन, वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थे, विशेष तौर से यशपाल जी। इन्होंने मार्क्सवाद को अपनी कहानियों का आधार बनाया, यानी इन्होंने मार्क्स से प्रभावित होकर अपनी कहानियों का आधार बनाया। वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक एवं नैतिक रूढ़ियों पर आक्रोश उनकी कहानियों के विविध विषय रहे। यशपाल जी की कहानियों के विषय क्या क्या हैं? वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक एवं नैतिक रूढ़ियों पर आक्रोश यशपाल की कहानियों के प्रमुख विषय रहे। इन्हें हम यथार्थवादी कहानीकार भी कह सकते हैं। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान एवं चक्कर कलब, अभिशाप आदि इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। यशपाल जी की कहानियाँ जो हैं वो यथार्थवादी हैं और यथार्थवाद से जुड़ी होने के कारण इनकी कहानियों में सामाजिक स्वरूप का यथार्थ चित्रण हुआ है। मनोविश्लेषण कहानी लेखकों में जो अन्य हैं अघे, इलाचंद्र जोशी एवं जैनेन्द्र कुमार के नाम उल्लेखनीय हैं। यानी इसके बाद प्रेमचंद युग में मनोवैज्ञानिक कहानियाँ भी लिखी गई। मार्क्सवादी कहानीकार हो गए यशपाल जी, उसके बाद मनोवैज्ञानिक कहानियाँ भी लिखी गई, जिसमें प्रमुख हैं अघे, इलाचंद्र जोशी एवं जैनेन्द्र कुमार। अघे ने व्यक्ति के परिवेश और संघर्ष को अपनी कहानियों का विषय बनाया। व्यक्ति के परिवेश यानी व्यक्ति की जो आंतरिक अवस्था होती है, आंतरिक भावना और जो संघर्ष उम्र उसके मन में जो द्वंद्व चलता रहता है, विचारों का उधेड़ बुन चलती रहती है, उनको अपनी कहानियों का विषय बनाया अघे जी ने। उनकी कहानियों में मनोविश्लेषण के साथ साथ, मनोविश्लेषण का अर्थ होता है मन का
झकझोरना, मन का अध्ययन करना, मानसिक वृत्तियों को पढ़ना, मन की भावनाओं को समझना। तो इनकी कहानियों में मनोविश्लेषण के साथ साथ प्रतीकात्मकता एवं बौद्धिकता का प्रभाव भी पड़ता है। आगे की प्रमुख कहानियां हैं रोज, खितिन बाबू, पुलिस की सीटी, हजामत का साबुन, कोठरी की बात, गैंग्रीन, पठार का धीरज आदि। इनके प्रमुख कहानी संग्रह है विफतगा, परंपरा, शरणार्थी, कोठरी की बात, जयदोल, अमर वलरी और ये तेरे प्रतिरूप। उसके बाद आते हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र की कहानियों में व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं। जैनेन्द्र की कहानियों की विषय वस्तु क्या है? व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं। मानवीय दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण जैनेन्द्र की कहानियों में मिलता है। यानी मानवीय दुर्बलताओं, मनुष्य के अंदर जो दुर्बलताएं होती हैं, जो कमजोरियां होती हैं, उसका यथार्थ चित्रण जैनेन्द्र जी की कहानियों में मिलता है। प्रसाद जी की भांति आदर्श पात्रों को ये जन्म नहीं देते, अपितु अपने पात्रों को धरातल से ही उठाते हैं। जैनेन्द्र जी की प्रमुख कहानियां हैं जाह्नवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड और पानवाला। मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों की परंपरा में एक और जो अत्यंत प्रसिद्ध नाम है वो है इलाचंद्र जोशी। बच्चों, हम 3 मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक कहानीकारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले थे हमारे जो हैं अघे, उसके बाद जैनेन्द्र कुमार और तीसरे हैं इलाचंद्र जोशी। तो मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों की इस कड़ी में जो मनोविश्लेषणकारी इलाचंद्र जोशी हैं, जिनकी कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री से प्रतीत होती है। जोशी जी की कहानियों में दमित काम वासना, दबाई गई काम वासना, अहंकार की भावना, कुंठा जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती और वह हमारी एक ग्रंथि बन जाती है और वह बात हमारे मन से नहीं निकलती, उसका चित्रण किया गया है। इनकी घटनाओं की अपेक्षा इसमें चरित्र पर विशेष बल दिया गया है। यानी हम जो देख रहे हैं कि इलाचंद्र जोशी की कहानियों की विषय वस्तु क्या है, जिसमें घटनाओं की अपेक्षा चरित्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। यानी घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि मनुष्य के चरित्र का वर्णन किया गया है। किसी विषय वस्तु पर कहानियाँ न लिखकर मनुष्य पर लिखी गई है इनकी कहानियाँ। इलाचंद्र जोशी की प्रमुख कहानियाँ हैं रोगी, मिस्त्री, परित्यक्ता, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेतात्मा आदि। ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम आंचलिक कहानीकारों के बारे में। आंचलिक कहानीकारों में फणीश्वर नाथ रेणु तथा मार्कंडे जी का नाम उल्लेखनीय है। आंचलिक कहानीकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु और मार्कंडे जी। आंचलिक का अर्थ होता है किसी ग्रामीण अंचल से संबंधित कहानियाँ। ग्रामीण अंचल से संबंधित कहानियाँ, ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ, ग्रामीण अंचल की कहानियाँ। छठे दशक के आरंभ में, छठे दशक यानी 1960 के आसपास, छठे दशक के आरंभ में हिंदी कहानी में ग्रामीण अंचल की कहानियाँ की ओर विशेष आकर्षण हुआ, जो पाठकों को अपनी ओर आकर्षित किया। इन कहानीकारों में शिव प्रसाद सिंह मार्कंडे, फणीश्वर नाथ रेणु के नाम प्रमुख हैं। इन कहानियों में गांव की तस्वीर साफ सुथरे रूप में उभरकर सामने आई है। गांव का जिक्र किया गया है, अंचल विशेष का जिक्र किया गया है, लेकिन उनमें रोमांस की प्रधानता भी है। शिव प्रसाद जी की कहानियों के नाम हैं आर पार की माला, मुर्दास राय, इन्हें भी इंतजार है। मार्कंडे जी की कहानी संकलनों में है महुए का पेड़, भूदान, हंसा जाई अकेला आदि प्रमुख है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों में आंचलिकता उभर कर सामने आई है। आंचलिकता मतलब ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन किया गया है। जो आंचलिकता उभर कर सामने आई है, इनकी कहानियों में लाल पान की बेगम और तीसरी कसम इनकी प्रमुख कहानियां हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख कहानियां हैं लाल पान की बेगम और तीसरी कसम। अब हम
कहानी के तीसरे चरण के बारे में, कहानी की विकास यात्रा के तीसरे चरण के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रेमचंदोत्तर युग। और अब हम कहानी कला के चौथे चरण के बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्रोत्तर युग। स्वतंत्रोत्तर का मतलब स्वतंत्रता के बाद का समय। स्वतंत्रता के पश्चात की कहानियों में कथ्य यानी कथा विषय वस्तु तथा शिल्प यानी उनकी लेखन शैली दोनों ही दृष्टियों से अनेक नवीन प्रयोग लंबी यात्रा के पश्चात हिंदी कहानी में नई कहानी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी दोनों ही स्वरूपों में क्या हुआ, नयापन आ गया। स्वतंत्रता युग की कहानियों को निम्नलिखित उपशीर्षकों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले नई कहानी। नई कहानी कब शुरू हुई? सन 1950 के बाद। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नई चेतना का विकास हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम आदमी ने जिन आशाओं और सपनों को संजोया था वे अब टूटने लगे थे, क्योंकि जब लोगों के मन में विश्वास था कि जब हमें अंग्रेज़ों से मुक्ति मिल जाएगी तब हमारे सपनों का भारत होगा, और जो कष्ट, जो मुसीबत, जो भ्रष्टाचार, अनेक समस्याओं का सामना उन्हें आज करना पड़ रहा है अंग्रेज़ों की वजह से, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो उनके अंदर एक नई चेतना का विकास हुआ। आम आदमी ने जिन आशाओं और सपनों को संजोया था लेकिन अब वो टूटने लगे। राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ने लगा था और सामाजिक स्तर पर जातिवाद अधिक भयानक रूप धारण करने लगा था। यानी जो 1950 के बाद की कहानी है, स्वतंत्रता युग की कहानी, यह कहानी पुरानी कहानी में जहाँ पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह का मतलब परंपरा के द्वारा चले आगे गए कथन। पुराने कहानीकारों ने समाजवादी, नैतिकवादी, रूमानी या मनोविश्लेषणवादी चश्मा लगाकर जीवन को देखा, लेकिन यानी उनकी कहानियों में विषय वस्तु है, लेकिन नए कहानीकारों ने सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर, सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर जीवन को यथार्थ रूप में देखने समझने का प्रयास किया। नए कहानीकारों ने जीवन की वास्तविक स्थितियों को अपनी कहानियों के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया। उनकी कहानी भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी हुई है। उनकी कहानी भोगे हुए यथार्थ का मतलब जैसा उनके साथ वर्णन किया जा रहा है, जैसा उनके साथ हो रहा है, भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी हुई है, इसलिए वह अधिक प्रमाणिक है। आधुनिक मानव के जीवन को विविध दृष्टिकोणों से देखकर उसका सही परिप्रेक्ष्य इन कहानियों में किया गया है। तो स्वतंत्रता के बाद हमारी मानसिकता में बदलाव आया। सबसे पहले क्या हुआ? स्वतंत्रता के बाद हमारी मानसिकता में बदलाव आया। प्रजातांत्रिक मूल्यों के संबंध में हमारी आदर्शवादी कल्पनाएं झूठी साबित हुई, क्योंकि जो प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की स्थापना की गई तो हमारी वो आदर्शवादी भावनाएं, जो हमारे सपने संजोए थे, जो हमारा आदर्श था, वो सब झूठे साबित हुए। जीवन के कठोर यथार्थ से हमारा परिचय हुआ, यानी पहले की अपेक्षा और भी जटिलताएं मनुष्य के जीवन में आई। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं ने हमारे जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। अतः कहानियों के विषय अब जीवन की वास्तविक समस्याओं से पूरी तरह जुड़ गए थे, यानी जीवन में उनकी वास्तविकता का वर्णन आ गया था। अब सबसे पहले हम नई कहानी की विकास यात्रा के बारे में अध्ययन करते हैं। विकास यात्रा नई कहानी की। राजनीतिक स्तर पर जब भ्रष्टाचार बढ़ने लगा था, वहीं सामाजिक स्तर पर जातिवाद अधिक भयावह रूप धारण करने लगा था। ऐसे वातावरण में लेखकों ने नई समस्याओं पर कहानियाँ लिखी, जो नई कहानी के नाम से विख्यात हुई। नए कहानीकारों में प्रमुख हैं मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, अमरकांत, शेखर जोशी, भीष्म साहनी। कहानीकारों की कहानियाँ नई कहानी के अंतर्गत आती हैं। इन कहानीकारों की कहानियाँ किस कहानी के अंतर्गत आती हैं? नई कहानी के अंतर्गत। सबसे पहले हम सहज कहानी के बारे में पढ़ते हैं। सहज कहानी। सहज कहानी के प्रवर्तक रहे हैं अमृत राय। सहज शब्द की व्याख्या करते हुए अमृत राय ने कहा है, सहज वह है जिसमें आडंबर नहीं है। सहज का मतलब जो आसानी से प्राप्त हो जाए, जिसमें किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है, ओढ़ा हुआ मैनरिज्म या मुद्रा दोष नहीं है। उसके अनुसार सहज कहानी वह है जो सहज कथा रस से युक्त है। सहज कहानी के संबंध में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि सहज कहानी न तो कोई नारा है और न ही कोई आंदोलन। वास्तव में सहज कहानी अकेले कंठ की पुकार बनकर रह गई।
सिर्फ पुकार बनकर रह गई। जो इच्छाएं थी, जो मांगें थी, वो सिर्फ पुकार बनकर रह गई। उनकी इस वैचारिकता को अन्य कहानीकारों का समर्थन नहीं मिला, यानी सहज कहानी को अन्य कहानीकारों ने पसंद नहीं किया। अगली कहानी है सचेतन कहानी। सचेतन कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं डॉक्टर महीप सिंह। इनकी देन मानी जाती है सचेतन कहानी। सचेतन कहानी व्यक्तिवाद का विरोध करती है। सचेतन कहानी व्यक्तिवाद का विरोध करती है और मनुष्य को उसके समग्र परिवेश के संदर्भ में स्वीकार करती है, जीवन के वास्तविक विस्तृत रूप में व्यक्त करती है। ए कहानी में सेक्स का जबरदस्त आतंक था, लेकिन सचेतन कहानी इस आतंक से मुक्त है। सचेतन कहानी में जो है विविधता और गहराई दोनों मिलती है। सचेतन कहानी में विविधता और गहराई दोनों मिलती है। अगली कहानी है समांतर कहानी। समांतर कहानी के अंतर्गत जो इसके प्रवर्तक हैं वो हैं कमलेश्वर जी। अक्टूबर 1974 के सारिका पत्रिका के अंक में समांतर कहानी का दौर शुरू हुआ। अक्टूबर 1974 का जो सारिका पत्रिका का अंक समांतर कहानी के नाम से छपा। समांतर कहानीकारों में हैं कमलेश्वर, कामतानाथ, जितेंद्र भाटिया, मिथिलेश्वर आदि कहानीकारों ने इसका समर्थन किया, परंतु समांतर कहानी के अधिकांश पक्षधर इसे आंदोलन नहीं मानते। मिथिलेश्वर ने इसे आंदोलन मानने से इनकार किया, परंतु इसकी खूबियों की प्रशंसा की। अनेक आलोचकों ने इसकी आलोचना भी की है। शैलेश मटियानी एक प्रमुख कहानीकार हैं जो इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं, उसके अनुसार समांतर कहानी समकालीन दौर का सर्वाधिक हास्यास्पद या हानिकारक आंदोलन रहा है। उसके बाद की प्रमुख कहानी है सक्रिय कहानी और जनवादी कहानी। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक हैं, इसके अवधारणा की है राकेश वत्स ने। राकेश वत्स के अनुसार सक्रिय कहानी का अर्थ है आदमी की चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। चेतना की ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। सक्रिय कहानी और जनवादी कहानी एक बिंदु पर बहुत निकट है और वह है व्यवस्था का विरोध। जो व्यवस्था चली आ रही है उसका विरोध। दोनों आधुनिक आंदोलनों के कहानीकारक आर्थिक सामाजिक शोषण के विरुद्ध हैं और इसके लिए मौजूद व्यवस्था को जिम्मेदार मानते हैं। बहुत से कहानीकारों ने इन आंदोलनों से दूर रहते हुए भी सार्थक सृजन किया। इन आंदोलनों से जुड़े कहानीकार भी इन आंदोलनों से हटकर कहानियाँ लिखते रहे। कहानी आज भी निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। भाषा, भाव व शिल्प की दृष्टि से कहानी में आज निरंतर नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं, परंतु इस आंदोलन का नाम नहीं दिया जा सकता। आज की कहानी को हम 21वीं सदी की कहानी का नाम भी दे सकते हैं। तो स्वतंत्रोत्तर युग की जो अन्य कहानियां हैं उसमें कुछ अन्य कहानियों को हम अन्य आधारों पर भी बांट सकते हैं, जैसे कि नगरबोध की कहानियाँ। नगरबोध की कहानियाँ में क्या आता है, नगरों का वर्णन इन कहानियों में किया गया है। नगरबोध की जो प्रमुख समस्याएं हैं, आज के नगरीय जीवन में पाई जाने वाली सहानुभूति, आंतरिक ईर्ष्या, स्वार्थपरता, जीवन की कृत्रिमता आदि जो विशेषताएं हैं नगरबोध की प्रमुख कहानियों में पाई गई विशेषताएं हैं। कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमरकांत की कहानियां इस दृष्टिकोण से सही साबित होती है। नई कहानी में आधुनिक बोध कई अर्थों में विद्यमान है। मध्यकालीन मूल्यों के ह्रास तथा नवीन वैज्ञानिक सोच की कहानी आज की कहानी को प्रभावित करती है। नगरीय जीवन की वास्तविक स्थितियों का चित्रण इन कहानियों में हुआ है। नई कहानीकारों को समृद्ध करने वाली कथा लेखिकाओं में प्रमुख है, यानी कुछ नई कहानी लिखने वाली कथा लेखिकाएं जो प्रमुख हैं उनमें है प्रमुख उषा प्रियवंदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी, मेहरुनिशा परवेज एवं रजनी पनीकर जैसी लेखिकाओं ने पति पत्नी एवं नारी पुरुष संबंधों को अपनी कहानियों की प्रमुख विषय वस्तु बनाया है। मैं हार गई, त्रिशंकु, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है आदि मन्नू भंडारी के प्रमुख कहानी संकलन है। प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण भी नई कहानीकारों ने किया है, यानी प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण भी नए कहानीकारों ने किया है। कमलेश्वर की बयान,
राजा निर्बंसिया, राजेंद्र यादव की कमलेश्वर की बयान, राजा निर्बंसिया, राजेंद्र यादव की टूटना, मन्नू भंडारी की यही सच है और मोहन राकेश की अपरिचित कहानियाँ इस दृष्टिकोण से सही कही जा सकती है। नए कहानीकारों में कुछ और चर्चित नाम हैं महीप सिंह, दिनेश पालीवाल, राजकुमार भरमर, नरेंद्र कोहली, गोविंद मिश्र, श्रद्धा कुमार, ममता कालिया, निरुपमा सोवती आदि। इनकी कहानियाँ जो हैं वो हिंदी विकास यात्रा की एक उपलब्धि कही जा सकती है। यद्यपि इस कहानी पर मूल्यहीनता का आरोप लगाया जा सकता है, क्योंकि जीवन के शाश्वत मूल्य जैसे किसी चीज़ में इनका कोई विश्वास नहीं है, तथापि हम इसे आरोप से बरी कर सकते हैं। तो ये नई कहानी की एक प्रमुख विशेषता रही है। नई कहानीकारों में जो आंचलिक कहानीकार हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। सचेतन कहानी, समांतर कहानी, सक्रिय कहानी। सक्रिय कहानी 8वें दशक के कहानीकारों ने जीवन को बहुत निकटता से देखा। इसी कारण इनकी कहानियों में पाठकीय संवेदना समाहित हो गई। पाठकीय संवेदना का वर्णन है। इस कहानी में राकेश वत्स ने अपनी पत्रिका मंच के द्वारा शुरू किया। यह आंदोलन भी पश्चिम में प्रचलित एक्टिव स्टोरी के आधार पर शुरू किया गया। इस आंदोलन में राकेश वत्स की पत्रिका की विशेष भूमिका है और इस युग के प्रमुख कहानीकार हैं वीरेंद्र मेहंदीरता, सुरेश मेनन, चित्रा मुदगल, रमेश बत्रा, स्वदेश भारती आदि के नाम। इनके कहानीकारों में मुदुरेश, सुरेंद्र चौधरी, धनंजय वर्मा, मैनेजर पांडे, भीषम साहनी, कामता नाथ, सुरेश सेठ, निरुपमा सेवती, अतुलवीर अरोड़ा और राकेश वत्स आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं। उपर्युक्त विवेचन से हम यह समझ सकते हैं कि आज के कहानीकारों में वैचारिकता के अभाव के साथ साथ अपने सच का अभाव भी दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार बचपन का देखा गांव आज बदल गया होगा, यदि लेखक इस सच्चाई को भूलने का प्रयत्न करेगा तो निश्चय ही वह असफल होगा। प्रगतिशील का अर्थ यह लगाना तर्कसंगत नहीं है कि कुछ भी गलत हो रहा है, उसका कारण क्या है, उच्च वर्ग है। केवल उच्च वर्ग ही शोषकों की श्रेणी में आता है।